हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, अमर्स एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम कल की तरह जो एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे आपके लिए, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होने वाली है आपकी, जिसका एग्जाम फरवरी 2024 में लगा हुआ है, उसी एग्जाम से रिलेटेड ये जो हमारा आज का सेकेंड प्रैक्टिस सेट है, ये आपके लिए एक टेस्ट के तौर पर समझिए इसको। और देखिए अपनी तैयारी कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, क्योंकि जितना भी वक्त बचा है वो सिर्फ आपको रिवीजन के लिए ही पर्याप्त है। अगर आप जितना पढ़ चुके हैं उतना ही अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से हो पाएगी। अब इतने कम टाइम में नई चीजों को तैयार करना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा। फिलहाल कर सकते हैं आप, लेकिन अभी जो जरूरी है आप सबके लिए वो यही जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। तो इसी को देखते हुए हम लोग चलते हैं ये एक सीरीज पे, जहाँ पे हम आज उसका दूसरा मतलब एक सेट, दूसरा सेट करने जा रहे हैं। सेट नंबर 2 है, प्रैक्टिस सेट 2। इसमें आपको फिर वही लगभग 20-21 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन का बेहतरीन सॉल्यूशन, मतलब या कह सकते हैं कि ट्रिक बाय ट्रिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, जो आज हमारा जो वीडियो है, जिस क्वेश्चन पे हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं उन क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बिल्कुल ना दबाना भूलें, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। साथ ही दोस्तों, अगर कुछ नई जानकारी आप जुड़ना चाहते हैं तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अब आता है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जो सिंप्लीफिकेशन से है। कल भी हमने दोस्तों पहला जो हमारा प्रैक्टिस सेट था उसमें भी इस टाइप का हमने क्वेश्चन रखा था। तो इसको आप खुद सॉल्व करके जल्दी से जल्दी इसका ऑप्शन ऑप्शन कमेंट करिए, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। जल्दी से जल्दी करिए, आज का पहला क्वेश्चन आप फटाफट आधे मिनट के अंदर इसका आंसर आप दे सकते हैं। फटाफट कमेंट करिए, फटाफट, एक सेकंड ना लगे टाइम, बहुत ही जल्दी आपको इसका सॉल्यूशन देना है। उम्मीद करते हैं सबका आंसर आया होगा इसका फटाफट। चलिए तुरंत इसको सॉल्व करिए बहुत तेजी से। तो अगर इसके सारे रूल आपको पता है तो आप जानते होंगे कि सबसे पहले हम इस बार के नीचे जो चीजें आती हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये बार आपको दिख रहा होगा, इस बार के अंडर में जितने भी चीजें आएंगी उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें 2+4 दिख रहा है, तो हम 2+4 ऐड करेंगे तो हमारे पास दोस्तों कितना आएगा, 6। अब यहाँ पे डिवीजन, डिवाइड का साइन लगा है, ये डिवीजन है, और ये माइनस लगा हुआ है। तो डिवीजन और माइनस में पहले हम लोग डिवीजन करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितना आएगा, 2। और ये 2 को 16 में से 2 अगर हम माइनस करते हैं तो 14 बचेगा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। माइनस, अगर 18 में से 14 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। फिर इस 4 से भाग करेंगे इस 20 को, क्योंकि ये भी डिवीजन लगा हुआ है बीच में। तो यहाँ पे क्या दोस्तों आएगा, 4 से भाग करेंगे, डिवाइड करने के बाद आएगा 5। और जब 43 से 5 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38। तो सभी का ऑप्शन नंबर ए आया होगा, ऑप्शन नंबर ए। फटाफट सब लोग आंसर करते रहिए और तेजी से आगे बढ़ते रहिए। इसका क्या नंबर आएगा, क्वेश्चन ए, ऑप्शन नंबर ए। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट इस पे आइए, इसको सॉल्व करिए। ये भी क्वेश्चन हमने कल करवाया है, इसी टाइप का, सेम टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया था। अब इसे आप खुद बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, हमने कल भी बताया था आपको। 235 प्लस 23.5 प्लस 2.35 और प्लस 0.235 प्लस 0.0235, ये सब करके दिया हुआ है, आपको इसको ऐड करना है। तो अगर आप देखेंगे कि पहला जो नंबर दिया हुआ है इसमें पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, दूसरा जो नंबर पॉइंट के बाद एक है, तीसरा जो नंबर है उसमें पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है, और इसमें पॉइंट के बाद 4 अंक है। तो सबको पता है कि पॉइंट के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो जीरो लगाते हैं, 4 जीरो लगाएंगे पहले नंबर में। मतलब जो भी हमारा 235 दिया हुआ है, इसमें कितने जीरो, 4 जीरो।
फिर इस मतलब हर पॉइंट को हर नंबर को दशमलव के बाद हमें 4 अंक तक ले जाना है। तो अगला आ जाएगा 23.5। इसके आगे बाद में हम लोग जीरो लगा लेंगे जितने बच जाएंगे हमारे पास। तो अब ऐसे समझ पा रहे होंगे कि जब ऐड किया जाएगा तो पहले चौथा अंक आएगा, लास्ट वाला 5। तो सारे ऑप्शन में 5 है, ठीक है। अंतिम अंक कितना आएगा? 5। 5 के बाद पॉइंट के बाद थर्ड प्लेस वाला डिजिट ऐड होगा, जो इस लास्ट वाले में 3 है और सेकंड लास्ट में 5 है। तो 5 और 3 ऐड होगा, क्योंकि बाकी दो में पॉइंट के बाद थर्ड प्लेस का डिजिट है नहीं, जीरो होगा वो। केवल ये इस नंबर में और इस नंबर में दशमलव के बाद थर्ड प्लेस वाला डिजिट है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, जुड़ेगा तो 8 आ जाएगा। तो 5 के बाद क्या आएगा हमारे पास? 8। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दशमलव के बाद 4 अंक आ रहे हैं और लास्ट में 5 8 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ज्यादा इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं थी, इतना लंबा कैलकुलेशन खींचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर आपके सामने है। अगर आप चीजें ध्यान से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी से आपको समझ में भी आएगी। ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट में पहले आंसर आएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। करिए करिए, फटाफट करिए इसको। दिया हुआ है, यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपए हो तो पिज्जा के 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा? ये पूछा है आपसे कि 4/7 भाग का मूल्य कितना है? 300 है। 300 रुपए है, ठीक है। तो 4/5 का पूछा है। तो अगर यहां से हम 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं उधर, तो 4 भाग का मूल्य कितना आ जाएगा? 2100 रुपये। ये नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 2100। और हमें निकालना है 4/5, मतलब इसको 5 से डिवाइड करना है। 4/5 दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे, बस इतना ही काम करना था। 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 420 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं सबका आंसर आया होगा। 420। ठीक है, फटाफट। कुछ नहीं करना है आपको, खटाखट केवल टेस्ट देना है। ये आपको टेस्ट है। मानिए आप एग्जाम देने गए हैं, वहां पे आपको एक क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो सेम टाइप के क्वेश्चन ही मिलते हैं आपको। फिर आगे आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। जितने भी दोस्त हमारे यूपी पुलिस यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इसको सॉल्व करके बताएंगे सभी दोस्त हमारे, कि यदि 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे आपने, आपको आंसर भी शायद इसका रटा होगा। तो एक मकड़ी एक जाल को कितने दिन में बना पाएगी? तो 7 मकड़ियां हैं, 7 दिन में 7 जाल बना लेते हैं। 7 दिन में 7 जाल। तो इसको थोड़ा समझिए, आप दिमाग लगाइए कि एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बना लेगी। एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बना लेगी, इसका कोई मतलब ऐसे ही कॉमन सेंस से भी आप जवाब दे सकते हैं। कोई वो ऐसा फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। बताइए बताइए, फटाफट इसका आंसर कमेंट करिए। 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बनाते हैं, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी? 7 मकड़ियां हैं हमारे पास दोस्तों, 7 मकड़ी, 7 लोग काम कर रहे हैं और 7 काम कर डालते हैं कितने दिन में? 7 दिन में। तो एक आदमी एक काम करता है कितने दिन में? 7 दिन में। तभी 7 आदमी 7 काम करते हैं 7 दिन में। वही बात हुई कि अगर एक आदमी होता तब भी 7 दिन में एक काम करता। अगर 2 आदमी है तो 7 दिन में 2 काम कर लेंगे। 3 आदमी है तो 7 दिन में 3 काम कर लेंगे। 4 आदमी है तो 4 काम 4 आदमी 7 काम 4 दिन में कर लेंगे। तो एक मकड़ी अगर जाला बनाएगी एक, तो उसको दिन कितने लगेंगे? 7 लगेंगे। तो सिंपल सा आंसर होता है, दिन कितने लगेंगे? 7 दिन उतने ही लगेंगे, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है, इसको समझ सकते हैं आप आराम से, कि हर एक मकड़ी को एक जाल बनाने में कितना टाइम लगता है? 7 दिन का टाइम लगता है। तो अगर 7 मकड़ियां हैं तो उसी 7 दिन में सब अपना अपना अलग अलग काम करेंगी, 7 दिन काम करेंगी तो 7 जाल बन के तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो बस सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, कॉमन सेंस वाली चीज थी। आज का क्वेश्चन नंबर 5।
इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए पूछा गया था, सिंपली पूछा गया है कि 16,641 का वर्गमूल क्या होगा। 16,641 का वर्गमूल क्या होगा। तो चारों ऑप्शन देखिए ध्यान से, किसका वर्गमूल ये हो सकता है। 16,641। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ना ही कोई आपने ऐसी ट्रिक सीखी है, ना कुछ किया है, तभी आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसको आप चेक भी कर सकते हैं ऐसे नॉर्मली स्क्वायर कर। तो फटाफट करिए, इसका आंसर बताइए। जैसे हमें अंडर रूट निकालना है यहाँ पे 16,641, अंडर रूट 16,641। तो इसकी ट्रिक सिंपल सी है, एक हम आपको बताते हैं अभी, कि अगर आप 41 देखते हैं, 41, तो इसके अंतिम अंक या डिजिट अंक क्या है, 1। तो किसका स्क्वायर करने पे 1 आता है, तो या तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, या 9 का स्क्वायर करने पे 1 आता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1, ठीक है, या 9 का स्क्वायर करने पर तब भी जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक, तो अब या तो अंतिम में 9 हो, 1 होगा, मतलब या तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 1, या तो क्या होगा, 9। दोनों में से कोई एक लास्ट डिजिट होगा। अब बचता है ये, इसके 3 अंक जो बचते हैं इनको ध्यान से देखिएगा, ये कितने हैं, 166। तो ये किसके स्क्वायर के बीच में है, तो अगर हम 12 का स्क्वायर देखेंगे तो 144 होता है, और 13 का स्क्वायर देखेंगे तो 169 होता है। तो 169 से थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 166 है। तो जिनके बीच में ये आता है उनमें से छोटा वाला नंबर लिया जाता है, उनमें से छोटा वाला नंबर लिया जाता है। तो अब 12 इसमें से दोनों जगह है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, और मगर अगर हम 1 लेते हैं, 1 लेते हैं तो हमारे पास 121 बनता है। ठीक है, अगर 9 लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 129। तो हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे, इस तरह से दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। लेकिन अब हम एग्जैक्ट कैसे पता लगाएंगे, ये देखिए ध्यान से। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, कि जैसे ये 3 नंबर जो है 166, 166, जैसे हमारे दो आंसर मिलेंगे, या तो 121 होगा या 129 होगा। अब 166 को देखिए, ये 12 के स्क्वायर के पास था या 13 के स्क्वायर के पास था, किसके स्क्वायर के ज्यादा करीब था। तो आप देखेंगे कि 13 के स्क्वायर के ज्यादा करीब था, 166 169 के ज्यादा करीब है। तो इसलिए नीचे वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 12 के ज्यादा करीब होता तो ये ऊपर वाला हमारा आंसर हो जाता, मतलब जो छोटा अंक था वो हो जाता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। बस कुछ ही सेकंड का ये क्वेश्चन था आपके लिए, इसको आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ये एक ट्रिक है, इसको अच्छे से आप कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में टाइम नहीं लेने चाहिए। बस देखो तुरंत आंसर लगाओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो ये आपके लिए एक बोनस है। एक विक्रेता ने 900 रुपए में एक वस्तु खरीदी। ये क्वेश्चन आप बहुत आसान है, देखिए कैसे किया जाता है। और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया, 10% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो, तो सूची मूल्य क्या है। मतलब कि 900 रुपए में खरीदी, और इस प्रकार उसको अंकित किया कि 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, मतलब जो इसका कॉस्ट प्राइस था वो है 900 रुपये। सीपी कितना है, 900 रुपये। लेकिन मार्क प्राइस वो कुछ अपनी तरफ से रखेगा, एमपी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम एक वही प्रॉफिट लॉस का एक फंडा लगाते हैं, सीपी अपॉन एमपी, मार्क प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100 माइनस 100, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। ये फॉर्मूला एक होता है, सिंपल सा है।
प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस नीचे, यहां से रेशियो आपके पास निकल आएगा। अच्छा, कॉस्ट प्राइस हमारे पास दिया है तो हम डायरेक्ट इसको रख ही लेते हैं 900, अपॉन मार्क प्राइस पता नहीं क्या है, क्योंकि ये हमें निकालना है। इक्वल में 100 माइनस डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट है? 10% का, तो ऊपर हमारे पास बचेगा 90। नीचे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट है कितना? 20% का, तो हो जाएगा 120। तो अब देख पा रहे होंगे ऊपर से 90 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 120 का जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1200 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा एक दो कौड़ी का फार्मूला आपको याद रखना है, दो तुच्छे का फार्मूला, और आप फटाफट ये आप 2 नंबर लेके चले आएंगे अपने एग्जाम में। कुछ नहीं करना था, प्रॉफिट लॉस का इतना बेहतरीन क्वेश्चन और कई सारे पेपर्स में आया हुआ है, कई सारे, और आपके एग्जाम में तो इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा अगर बढ़ेगा भी तब भी आप आसानी से कर लेंगे अगर इस टाइप की चीजें आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 7 आज का, फटाफट क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए। 7 नंबर दिया है, तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है और उनके घनों का योग क्या है? 4500 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? तो इनके घनों का योग कितना है? 4500 है। तो वन, इसका सबका क्यूब अगर करेंगे तो 1 प्लस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई है तो उसका भी क्यूब हो जाएगा। ये सब मतलब अगर x से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब ये हमारे पास आ जाएगा, इक्वल टू क्या है? 45, 4500। तो अगर इसको ऐड करेंगे 27 एक 28, 28 29 30 6 36, तो 36 x³ इक्वल टू 4500। तो यहाँ से x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4500 डिवाइडेड बाई 36। अगर इसको हम एक बार डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि रूट, क्यूब रूट लाना है हमको, कुछ ऐसा नंबर मिले जिससे क्यूब 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 रूट आ जाए। ऊपर 45, 5 से नीचे 4, 4 9 36। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, क्यूब रूट लाना है क्योंकि क्यूब रूट में ही आंसर मिल पाएगा। अगर इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा, वही क्यूब रूट हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसको पूरा हम डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। 3500 अपॉन 36। तो अगर हम 5 से इसको सॉरी 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 चौक 36, क्यूब रूट है दोस्तों, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, ऊपर आएगा 500। ठीक है, अगर पूरा डिवाइड करते थे 5 से, तो सॉरी 9 से, अब 4 से अगर 500 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 125। 125, और किसका क्यूब रूट होता है 125? 5 का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था, क्यूब रूट आप सब जानते होंगे। सबसे छोटी संख्या है तो x का ही मान हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो भी निकल के आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको सॉल्व करके फटाफट कमेंट में आंसर करिए दोस्तों। जितने भी लोग देख रहे हैं तुरंत आंसर करेंगे, फटाफट, जब जैसे ही आपको सॉल्व होता है तुरंत आप इसका आंसर करेंगे। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक x क्या होगा जिसके लिए √30 प्लस x एक पूर्णांक है? मतलब ऐसा नंबर इसमें x की जगह हमें रखना है कि 130 में जोड़ने के बाद उसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 130 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर मिलता है हमको? 130 के बाद, अरे 12 का मिलता है 144। मिलता है कि नहीं मिलता है? 11 का 121 होता है, वो तो 130 से छोटा है। तो इसका मतलब हमें 144 बनाना है इसको। तो 130 में क्या जोड़ोगे? 144 बन जाएगा 14, 14। बस हो गया।
14 जोड़ोगे ना तो 144 हो जाएगा और फिर उसका वर्गमूल आ जाएगा 12, काम खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14। 14 जोड़ने पर ये संख्या एक पूर्णांक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें पूछा गया है कि 11, 33, 77 और मतलब 11/20, 33/50, 77/7 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बताना है। अब इसका आंसर करिए कमेंट में फटाफट। चलिए कमेंट करिए फटाफट कि फ्रैक्शन जो भी हमारे पास भिन्न होती है इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम भी हमारे पास फ्रैक्शन में ही आएगा। तो अगर हमसे एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर जो अंश हैं, अंश नॉमिनेटर, उनका सबका एलसीएम निकालेंगे, मतलब अंश का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा गया है अंश का या अंशों का एलसीएम, और हर जो है हर का एचसीएफ, बटे में क्या होगा? हर का एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम ऊपर जितने नंबर है उन सब का एलसीएम क्या मिलेगा? ऊपर नंबर है हमारे पास 11, 33, 77। एलसीएम अगर देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11 और 33 का 77 का एलसीएम। 11, 33, 77 का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए ऊपर। नीचे तो एचसीएफ रखना है, तो एचसीएफ तो बहुत आसान हो जाएगा। 11, 33 और 77 का अगर इसको हम पहले एक बार डिवाइड करते हैं, 11 एकम 11, 11 तीन 33, 11 सत्तर 77, 7 21 गुणे 11, 21 गुणे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, एक 23। तो 231 एलसीएम मिल जाएगा। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? 20, 50 और 60 का एचसीएफ क्या मिलेगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे? 10। बड़ा से बड़ा नंबर जो 20, 50 और 60 तीनों को डिवाइड कर दे तो 10 ही होगा। तो 231/10 कहाँ पे मिल रहा है आपको? 231/10 यहाँ पे मिल रहा है बी ऑप्शन में। देखिए, अगर 23 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 230, और एक प्लस करेंगे 231/10, बी ऑप्शन। बस हो गया एलसीएम एचसीएफ का सवाल। लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछा होता तो अंश में एचसीएफ लिखते, बटे में एलसीएम लिखते, बस इतना डिफरेंस होता है। ये आपका क्विक रिवीजन है कि हर एक चीज आपके सामने मिल जाएगी सही सही। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, यदि कोई वस्तु 390 में बेचने पर दुकानदार का 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत क्या थी? 390 पे बेचा है तो मतलब 120, 20% का लाभ लिया है तो 120 की बेचा है। 120 की वैल्यू क्या है? 390। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 39/12। ठीक है, पूरा कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, मतलब 100 की वैल्यू पूछी गई है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 3 12, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25, और 4, अच्छा 4 3 12, 3 से डिवाइड करेंगे 39 को 13, तो 13 और 25, 25 3 75, और 25 एकम 25 और 7 32, 325 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। बस सिंपल था, कुछ नहीं था, आपको फटाफट केवल आंसर कमेंट करना है देख देख के। इतना क्विक रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जहाँ पे इसका आंसर आप फटाफट करिए। कल भी इस टाइप का एक छोटा सा तुच्चा सा क्वेश्चन हमने डाला था। उम्मीद है सभी लोग इसका आंसर निकाल देंगे बिना पेन चलाए हुए। क्वेश्चन है, 84 को 2:1 में विभाजित किया गया, दोनों भागों में से बड़ा भाग का बताना है। तो अनुपात जोड़ेंगे 3 आएगा। 3 की वैल्यू कितनी है? 84। कितने गुना है? कितने गुना है? अगर 3 की वैल्यू 84 है तो कितने गुना है? 3 दूनी 6, और 3 8 24, 28 गुना है। ठीक है, तो एक की वैल्यू 28, तो दो की वैल्यू 56, 28 दूनी 56। ये सब आता होगा आपको, क्या बताना है इसमें, केवल आपको प्रैक्टिस करानी है। तो आप फटाफट आंसर करते रहिए कमेंट में, बस बाकी कुछ नहीं करना है।
क्वेश्चन नंबर 13, एक बाल्टी तनकृत अम्ल से पूरी तरह से भरी है जिसमें पानी 41% है। यह शुद्ध अम्ल की मात्रा 17.4 लीटर है, तो बाल्टी की क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए। भैया अगर दोस्तों, मित्रों, मेरे दोस्त, कि अगर 41% पानी है तो अम्ल कितना होगा? 41% अगर पानी है तो अम्ल कितना होगा? तो अम्ल होगा 59%। तो रेशियो आ जाएगा 41:59। अब कह रहा है अम्ल की मात्रा, तो अम्ल ये है ना 59, इसकी वैल्यू कितनी है? 17.7। 17.7 कितने गुना है? तो 59 का 17.7 कितने गुना हो जाएगा? 0.7। हाँ, अगर आप इसको ये निकालेंगे कितने गुना है, तो 0.3 गुना आएगा। क्योंकि ये 17.7 को आप डिवाइड कर दो 59 से, तो 0.3 गुना है ये हमारे पास। जब इसको काटेंगे तो 0.3 आएगा। पूछा गया है कुल कितना है। कुल दोस्तों हमने कितना माना था? ये टोटल 100%। तो एक की वैल्यू अगर 0.3 है तो 100 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे 0.3 से, तो हमारे पास क्या जाएगा? 30 लीटर। तो उस बर्तन की क्षमता कितनी हो गई? 30 लीटर। 30 लीटर का बर्तन था। कुछ सिंपल था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, कि जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि? 4% की वृद्धि हो जाती है। ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो कोई ठोस था, इसको आप पहले आंसर कमेंट करिए, फिर हम बताएंगे। कमेंट करिए, फटाफट आंसर कमेंट करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए फटाफट आंसर। ये ठोस है, कोई 100% है। ठीक। ये कह रहा है जब जमता है तो 4% की वृद्धि हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा? 104। फिर कह रहा है कि जब वापस जाता है तो फिर से तरल बन जाता है, तो वापस जाएगा तो क्या होगा? 4 की कमी हो जाएगी, जो वृद्धि हुई थी। अब 4 की कमी हुई है 104 पे। तो आयतन पहले, अब ये आयतन 104 हो गया था ना जमने के बाद। पिघलने के बाद आयतन फिर से 100 हो जाएगा। कितना कम होगा? 4। 4 कम होगा कितने पे? 104 पे। और इंटू 100 करेंगे तो ऊपर 400 आ जाएगा। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये देखिए किससे डिवाइड हो पाएगा। 2 से पहले डिवाइड कर देते हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ऊपर आ जाएगा 200। बहुत आसान है, इसको फटाफट आप कर सकते हैं। फिर 2 से काटेंगे तो 26 नीचे, और ऊपर आएगा 100। एक बार और काट लेंगे 2 से तो आ जाएगा नीचे 13, और ऊपर आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा? 50। तो 50/13 × 3 = 39। और 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39 प्लस 11/13। हाँ, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 सही, 11/13% की कमी हो जाएगी फिर से। वही है कि चीनी का मूल्य इतने रुपए बढ़ गया, ठीक है, फिर इतने रुपए घट गया, तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या घटोतरी हुई। उसी को थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बना के दे दिया गया है। कंफ्यूज होने वाली चीज ही नहीं थी इसमें। बस आप ये सोचिए कि चीनी का मूल्य में दाम की वृद्धि हो रही है, और तो उसकी खपत में उतने प्रतिशत की कमी हो जाती है। वो सवाल आपने पढ़े होंगे कि चीनी के मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण उसने अपने खपत में इतने प्रतिशत की कमी कर दी, तो उसके खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ा। इस टाइप के क्वेश्चन थे। सेम वैसे ही क्वेश्चन कॉपी करके दिया है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी थी आपको फंसाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। तो इसको आप फटाफट आंसर करिए, इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल सा है बिल्कुल। 5% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से 10,000 की राशि 2 वर्षों के लिए उधार ली गई।
ठीक है, 10,000 की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई। यदि वह राशि उतनी ही अवधि के लिए किंतु 6% चक्रवृद्धि ब्याज की प्रतिवर्ष की दर से ली गई होती तो कितना और अधिक ब्याज देना पड़ता। तो डिफरेंस पूछा गया है, ब्याज का डिफरेंस। तो वैसे अगर 10,000 मूलधन दिया है तो थोड़ा निकालना आसान है, ब्याज कितना इस पे गया। तो 10,000 पे अगर 5% चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, और 1/20 चक्रवृद्धि ब्याज तो हो जाएगा 21/20। 21/20 और 2 साल के लिए तो 2 गुणे 2 बार 21/20। तो अगर इसको हल करेंगे, दो जीरो कैंसिल होंगे और दो दूनी चार। 4 से 100 कटेगा कितनी बार में? 4 से 100 कटेगा 25 बार में। तो इधर आप 21 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 141। तो 25 गुणे 141। तो अगर इसका आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कम 25 चौके 100, 102। और 25 से कम 25 10, 35। तो 25 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 441 से, यहाँ पे 441 से ध्यान से देखिएगा। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कम 25 हाथ में आएगा तो 25 चौके 100, दो 102, 10 मिलेगा, 25 चौके 100 और 120। तो 12,025 रुपया हुआ। अगर बात करते हैं हम ब्याज कितना मिला, तो 2,025 रुपये ब्याज मिला। कितना मिला? 2,025 रुपये। अब सेम धनराशि पे 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज निकालो 2 साल का, 10,000 पे। तो 6% को लिख सकते हो 3/50, तो ये हो जाएगा 53/50। 2 साल का निकालना है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 53/50 चक्रवृद्धि ब्याज। अगर तो छोटे मोटे साल का तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। इसको जब काटेंगे पूरा तो दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 चौके 100। 4 गुणे 53 मतलब 53 का स्क्वायर। 4 गुणे 53 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर निकालना आपको पता होगा। तो 53 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 3 तरक का 9 और 5 पंचे 25। 5 तिया 15, दूनी 30, इसके नीचे 30 ऐड कर दो, एक अंक छोड़ के पीछे से। ठीक है, तो 9 और 5 3 0, 5 3 8, 2809 इसका स्क्वायर आएगा। तो 4 गुणे 2809। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 9 36, 4 8 32, किंतु हासिल आएगा 3। और 4 दूनी 8, 8 3 11,236 रुपया। 11,236 रुपया। ओहो, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे आप जब सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 25 का 441 से, तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100, दो 10 कैरी बचेगा, फिर 25 चौके 100 और 10, 110 आएगा। तो ये 11,025 आएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1,025। और देखिए यहाँ पे 6% का जब हमने निकाला है तो ब्याज ब्याज की बात करें, अगर इसका मूलधन हटा दें तो मूलधन है 1,236 रुपया। और पहले हमें कितना ब्याज पड़ा था? 1,125। 1,025, तो डिफरेंस हमें निकालना है। 1,025 को 1,236 से माइनस कर देंगे तो 1, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2। तो 211 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल इसका सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग फटाफट इसका आंसर करेंगे कमेंट में। फटाफट इसका आंसर मिल जाना चाहिए हमें 1 मिनट के अंदर। चलिए फटाफट करिए।
दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल चलकर और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल पर चलकर 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय की, तो पैदल चलकर कितनी दूरी तय की गई? आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल चलकर, ठीक है, मतलब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुछ दूरी पर गया है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुछ दूरी गया है। फिर आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल पर चलकर, फिर कितनी स्पीड से? 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से साइकिल पर चलकर गया, ठीक है, साइकिल पर चलकर 9 घंटे में 61 किलोमीटर, टोटल दूरी कितनी है? 61 किलोमीटर। और समय कितना लगा है टोटल टाइम? तो लगा है 9 घंटे, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पैदल चली गई कितनी दूरी, पैदल वाली दूरी निकालनी है, तो हमें अगर पैदल डी मानते हैं कि पैदल उसने डी दूरी चली है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने कितनी चली है? 61 - डी, क्योंकि टोटल 61 थी। 61 - डी। अब कह रहा है टोटल डिस्टेंस या टाइम जो टोटल लगा है वो 9 घंटे का लगा है, तो समय से अगर निकालते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय अगर पैदल का समय निकालते हैं तो पैदल की दूरी बटे पैदल की चाल, प्लस साइकिल से चली गई दूरी बटे साइकिल की चाल, साइकिल से चली गई दूरी 61 - डी, और साइकिल की चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल समय जबकि लगा है हमारे पास कितना? 9 घंटे। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 9 36 एलसीएम लेके, तो 9D क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 61 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर, तो 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, ठीक, 244 और -4D, और बराबर में कितना है? 9। तो 36 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9D में से 4D घटाएंगे तो 5D बचेंगे। 5D प्लस 244 बराबर 9 × 4 = 54 और 9 × 5 = 9 × 4 = 9 × 3 = 27, 5 = 32, 324। ये 244 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 324 - 244 करो, 324 - 244, तो जीरो बचेगा यहाँ पे, और 12 में से 4 जाएगा 8, 80। इधर क्या है? 5D, 5 से डिवाइड करो, अगर 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 × 5 = 5 × 30 = 16। तो टोटल डिस्टेंस पैदल कितनी चली उसने? 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। बताया था, बहुत आसान है, केवल आप कॉन्सेप्ट लगाइए, आंसर आपके पास दौड़ के आएगा। बस आपके पास समझ होनी चाहिए कॉन्सेप्ट लगाने की। क्वेश्चन नंबर 17 करिए। क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट इसका आंसर आना चाहिए। 48 व्यक्ति इस कार्य भाग को 7 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, इसी कार्य को 14 व्यक्ति कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं? 48 व्यक्ति, ठीक है, एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 14 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कार्य गुणे घंटा गुणे दिन बटे समय कुछ ऐसे होता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। तो 48 व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 7 दिन में। तो 14 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? X दिन में करेंगे। ये फॉर्मूला ऐसे नहीं होता है। 48 व्यक्ति मतलब मेन व्यक्ति मतलब संख्या गुणे दिन, ठीक है, गुणे घंटे बटे कार्य, इस तरह से होता है। तो सिंपल है, 48 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो
सिंपल पढ़ा होगा, 7 दिन में कर सकते हैं। तो 14 व्यक्ति कार्य को एक दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो बस काट दीजिए, 7 दूनी 14 और 48 को 2 से काटेंगे 24। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ करना नहीं था इसमें। वही बस टाइम एंड वर्क का सिंपल सा मेथड लगाना है आपको, आंसर आपके हाथ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फटाफट इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व आपको ही करना है, इक्वेशन बनवा देंगे हम। 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रही एक रेलगाड़ी 8 सेकंड में पोस्ट और प्लेटफार्म को 28 सेकंड में पार कर जाती है, प्लेटफार्म की लंबाई क्या थी। कल भी किसी तरह से क्वेश्चन करवाया था कि जब मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, एक्स है, और प्लेटफार्म की डिस्टेंस क्या है, डी है। ठीक है, जब रेलगाड़ी पोल को पार करेगी, खंभे को पार करेगी, तो जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रेलगाड़ी की चाल के लिए सूत्र लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो रेलगाड़ी की लंबाई एक्स और समय कितना लगा है, 8 सेकंड। ठीक है, दूसरी कंडीशन में जब चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब रेलगाड़ी एक्स है प्लस प्लेटफार्म की डिस्टेंस, और बटे उसको पार करने में लगा समय कितना है, 28। अब चूंकि खंभा, ये पोल है, ये प्लेटफार्म है, दो अलग अलग चीजें हैं, बट रेलगाड़ी तो सेम है, उसकी चाल भी सेम है। तो चाल चाल को इक्वेट कर दो, तो x/8 बराबर x प्लस डी बटे 28। और यहां से आप क्या करेंगे, चाल 63 किलोमीटर दिया हुआ था, तो x की वैल्यू यहां से एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 63, इसको अब बस सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में। चाल बराबर दूरी बटे समय, x बटे समय कितना है, 8। तो अगर 63 दिया है, तो 9 से इसको डिवाइड कर दोगे, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, और ये 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, और 7 बचे 35, चौको 105 हो जाएगा। 105 आ जाएगी एक्स की वैल्यू, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 105 मीटर। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 105 एक्स का मान 105 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 105/8 बराबर 105 प्लस डी बटे 28। तो ये 28 कट जाएगा, 7 से काट लो, या 4 से, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। ठीक है, 2 से 105 कट जाएगा, दो पंच, सॉरी 105 नहीं काटेंगे, काटेंगे ही नहीं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 105 का 7, नहीं नहीं, 4 सत्ते नहीं है, 28 ऐसे नहीं कटेगा। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, और 7 का 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बचे 35, और 7 एकम 7 बटे में 2 बराबर 105 प्लस डी। यहाँ से डिस्टेंस निकालना है 735। पॉइंट में तो आ नहीं रहा है, फिर भी यहाँ में पॉइंट में मिल रहा है। कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसीलिए वो आंसर वहाँ पे थोड़ा डिसमिस कर रहा था। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, अभी आपको सही करा रहे हैं। आपका आंसर शायद आ भी गया होगा, थोड़ा सा एकदम यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 7 बचे 35, 35 × 4। अच्छा 9, यहाँ पे हमने काटा था इसको, 9 से, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63। 2 से काट दिया था 8 को, 2 चौके 8, तो 4 का गुणा हो जाएगा 35 से, बराबर x। तो 35 का जब गुणा करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा, 140।
तो x बराबर हमारे पास 140 मिला। अगर 140 हम यहाँ पुट करते हैं x की जगह पे, 140/8 बराबर 140 प्लस d/8, 28 सॉरी। तो यहाँ से 4×7=28 और 4×2=8। दो से काटेंगे 140 को 70। तो 70 से 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7×7=49, 490। और 140 इधर लाएंगे, माइनस का 140 हो जाएगा। और इधर बचेगा डी। प्लेटफार्म की लंबाई हमारे पास सामने लिखी हुई रखी है 350। कितनी आ गई? 350 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक, तो कोई समस्या वाली चीज नहीं है फिलहाल। अप्रोच सेम थी, बस कैलकुलेशन में थोड़ा समस्या हो जाती है। ऐसी चीजें आपको एग्जाम में भी फेस करनी पड़ सकती हैं, तो आपको थोड़ा मतलब धैर्य पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 12 पुरुष 16 महिलाएं 5 दिनों में एक काम का टुकड़ा कर सकती है, जबकि 13 पुरुष और 24 महिलाएं इसे 4 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक्स पुरुष और 15 महिलाएं 8 दिन में वही काम पूरा कर सकते हैं, तो एक्स का मान क्या होगा? ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसको आप पढ़िए, करने की कोशिश करिए। इसके बाद एक कुछ क्वेश्चन और भी हैं, वो भी हम देखते हैं। तो 12 पुरुष और 16 महिलाएं 5 दिन में काम कर सकती हैं। बात यह है कि थोड़ा सा इसमें समस्या है राइटिंग की, अन्यथा कोई समस्या नहीं थी। तो 12 पुरुष और 16 महिलाएं, और या का मतलब ध्यान रखना, मतलब दिया है कि दोनों लोग मिलकर 12 पुरुष प्लस 16 महिलाएं, 16 महिलाओं को एम से लिखते हैं, कितने दिन में करती हैं काम को? 5 दिन में करती हैं, बराबर। जबकि 13 पुरुष 24 महिलाएं इसे 4 दिन में कर सकती हैं। 13 पुरुष प्लस 24 महिलाएं इस काम को कितने दिन में कर सकती हैं? 4 दिन में कर सकती हैं। यदि एक्स पुरुष और 15 महिलाएं 8 दिन में वही काम पूरा कर सकते हैं, तो एक्स का मान क्या होगा? इसके आगे हम और इक्वेशन बना लेंगे कि एक्स पुरुष प्लस 15 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 8 दिन में। तो एक्स का मान क्या होगा? तो यहाँ पे पहले और दूसरे को सॉल्व करिए, रेशियो निकालिए पुरुष और महिलाओं का, ठीक है। उस रेशियो को इन दोनों में पुट कर दिए, लास्ट के दोनों में पुट करके आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे तुरंत आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स का मान। क्योंकि पहला और दूसरे से आपको रेशियो मिलेगा पुरुष और महिला का, पुरुष अपान महिला का अनुपात मिल जाएगा। तो पुरुष का जो आएगा वो यहाँ पी की जगह रख देंगे एक्स के पास, ठीक है। महिला को जो आएगा वो 15 के पास रख देंगे। बस इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जिसका जिसका भी आंसर निकल के आता है। पूरा कैलकुलेशन आपको करना है, पूरा मेथड हमने बता दिया है, इतना तो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी शायद आपको ही करना है। थोड़ा सा बता देंगे कि दो पाइप एक खाली टैंक को क्रमशः 2 घंटे और 2.8 घंटों में भर सकते हैं। एक खाली टैंक को मतलब एक पाइप 2 घंटे में भरता है और एक पाइप 2.8 घंटों में भर सकता है, जबकि एक तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 1.4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि जल निकालने वाले पाइप को टंकी के भरने से 0.2 घंटे बंद भरने से टंकी के भरने से 0.2 घंटे बंद कर दिया गया, तो प्रारंभ से टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा? ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन एक और था, वो भी देखते हैं क्या है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था कि 22 वर्ष पूर्व रघु की आयु सामिक की आयु से 5 गुना अधिक थी। अब 8 वर्ष पश्चात सामिक की आयु रघु की आयु का 1/2 होगी, तो रघु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और एक क्वेश्चन अभी और है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी जिसके लिए कोई राशि 16 से ही 2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? तो ये भी आप कर सकते हैं, साधारण ब्याज का फार्मूला सिंपली लगा के, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला इसमें लगा देंगे, दोगुनी कह रहा है। तो अगर इसका मूलधन पी था, तो
उस उतने समय में कितना हो गया, दोगुना का मतलब 2p हो गया। जैसे मूलधन इसके पास क्या था, p, कह रहा है दोगुना हो गया। कितना ब्याज मिला कि दोगुना हो गया, तो मूलधन मतलब अब क्या हो गया, 2p। तो ब्याज कितना मिला इसको, p। तो साधारण ब्याज p मिला है। और ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, PRT बटे 100। तो मूलधन तो p ही था क्योंकि p लिया था, अभी माना हमने। और दर इसमें कितना दिया है, पूछा गया है। समय कितना है, 16 से ही 2/3। तो 16×3 = 48, 50/3। और बटे में 100 होता है। तो बस कुछ नहीं होता है, 50×2 = 100। 3×2 = 6, पी कैंसिल, आर का मान आ गया 6%। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया इसका। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, लास्ट क्वेश्चन। अगर आप ये कहते हैं इसमें भी आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं इसको, कि 22 वर्ष पूर्व रघु की आयु समी की आयु से 5 गुना अधिक थी। तो 22 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो रघु की आयु, वर्तमान आयु मान लेते हैं आर, और समीक की मान लेते हैं एस। 22 साल पहले की बात हो रही है, तो दोनों में से 22 घटा देंगे। ठीक है, समीक में से 22 घटा देंगे। तो कह रहा है कि पूर्व समीक की आयु से 5 गुना अधिक थी। तो कि समीक की आयु से 5 गुना ज्यादा थी, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे समीक की तरफ। 5 से मल्टीप्लाई, बीच में इक्वल। ठीक। फिर कह रहा है कि 8 वर्ष पश्चात, अगर 8 वर्ष बाद की बात करें तो r+8, क्योंकि इसकी आयु 8 वर्ष बढ़ चुकी होगी, समीक की आयु भी 8 वर्ष बढ़ चुकी होगी। 8 वर्ष पश्चात समीक की आयु रघु की आयु की 1/2 हो जाएगी। रघु की आयु की 1/2। तो रघु की आयु की 1/2 हो जाएगी समीक की आयु। अब दो समीकरण आपके पास हैं, इसको आपको हल करना है। आपके पास दोनों की आयु आ जाएगी, वर्तमान आयु। आर का मान निकालेंगे तो जो भी हमारे पास लड़का है रघु, उसकी आ जाएगी। एस की वैल्यू निकालेंगे तो समीक की आ जाएगी। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं समीकरण बना के। आंसर बहुत मतलब सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब बात, एक क्वेश्चन आपको पीछे छोड़ा था, इसे आप सॉल्व करेंगे। ये आपके पास होमवर्क रहेगा, कुछ होमवर्क भी होना चाहिए ना। ये आपके पास होमवर्क रहेगा, इसे आप खुद सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करेंगे। अगर कहेंगे कमेंट में तो इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। फिलहाल क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, इसलिए हम ये यहीं पे समाप्त करते हैं। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।